हेलो दोस्तों, मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फॉर्म फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। आपको पता है ना फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? दवा या मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिन। उसकी केमिस्ट्री के बारे में जानना, केमिस्ट्री ड्रग का कि कैसे वो बनता होगा, वो कैसे आता होगा। आपके दिमाग में नहीं आता कोई दवा देखकर, टैबलेट देखकर कि ये कैसे बना होगा, आखिर इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि वो बॉडी में जाता है, आपको बुखार होता है वो ठीक कर देता है, आपको खांसी आती है तो ठीक कर देता है, आपको दर्द होता है तो वो ठीक कर देता है। आखिर कैसे बनता है ये दवा, उसकी केमिस्ट्री को जानना ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। ठीक। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है ब्रांच होता है किसका? केमिकल साइंस का। केमिस्ट्री में हम केमिकल साइंस, किस केमिकल से क्या बनता है आप पढ़ते हो ना, उसी तरह ये केमिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं ड्रग का डिजाइन, कि ड्रग डिजाइन कैसे होता है, ड्रग कैसे सिंथेसिस करते हैं, कैसे कोई एक्टिव एक्शन देता है, ठीक है, इस सब के बारे में। ऑल्सो इट्स इन्वॉल्व, क्या लिखा है? इट्स इन्वॉल्व ड्रग डिस्कवरी, कोई दवा कैसे डिस्कवर होता है, कैसे डेवलप होता है, उसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शंस कैसे करते हैं, वो बॉडी के अंदर जाता है तो कैसे ब्लड से मिल जाता है, कैसे ब्लड से मिलने के बाद से वो एक्शन देता है, बॉडी से बाहर जाता है, मेटाबॉलिज्म कराता है, डिलीवरी टू ड्रग, ये सब चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक। कहता है द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंटेन ड्रग केमिस्ट्री, ड्रग की सारी केमिस्ट्री जानता है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी देखता है कि क्या दवा एक्शन देगा। अच्छा, आप दवा लेते हो, अगर एक्शन नहीं देगा तो क्या फ़ायदा है, तो उसको भी देखते हैं। फार्माकोलॉजी को देखते हैं। एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल देखो जिसमें हम एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं एनालिटिकल टेक्निक। और कैसे क्योर करना किसी बीमारी से, रेमेडीज़, रेमेडीज जैसे जड़ी बूटी जो होते हैं वो सब यूज करके दवा को ठीक करना, ये सब केमिस्ट्री में आता है। ठीक है। अब आता है कि ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री समझ में आया ना? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ ड्रग, ड्रग की केमिस्ट्री को जानना, कैसे वो बना है, उसका डिजाइन कैसे, वो सिंथेसिस कैसे होगा, बनेगा कैसे, कैसे उसको डिस्कवर करेंगे, किसको डेवलप करेंगे, कैसे एब्जॉर्प्शन करेंगे, कैसे मेटाबॉलिज्म होगा, कैसे डिलीवर होगा। बहुत आसान है। ये दवा कैसे क्योर करेगा, कैसे रेमेडीज इसकी डिजीज़ को ठीक करेगा, सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो बहुत नॉर्मल है बेटा। अब आता है ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके कौन कौन से, अब सिंपल सी बात है, जितने सब्जेक्ट्स तुम केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ते हो सब उसके ब्रांच ही तो हैं, उससे जुड़े हुए चीज़ ही तो हैं, शाखाएँ ही तो हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ते हो ऑर्गेनिक, एनालिटिकल पढ़ते हो एनालिटिकल, एनालिसिस, एनालिसिस पढ़ते नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक, वही सब एनालिसिस। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक। मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फाइटोकेमिकल, अच्छा फाइटोकेमिकल नया लगता होगा लेकिन नया नहीं है बेटा, ये प्लांट से बनने वाली चीज़ों के बारे में है। ठीक। बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। अब आता है सेकंड, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से स्कोप हैं। ठीक। अब आता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये क्वालिटी को एश्योर करता है। केमिस्ट्री में हम चेक करते हैं कि कितना क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड इंश्योर दैट अ क्वालिटी ऑफ ड्रग, ये दवा की क्वालिटी को बताता है। दूसरा बोलता है कि दवा को डिस्कवरी कराना, आइडेंटिफाई करना, बीमारी को कैसे ठीक करता है ये भी बताता है इसका। फिर आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर। इसको मतलब क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं या क्या बन सकते हैं, तो फार्मास्यूटिकल टीचर भी बन सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कोलैबोरेशन विथ रिसर्चर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है वो रिसर्चर से के लिए भी मतलब काम देता है। आप कुछ रिसर्च करोगे तो केमिस्ट्री का पार्ट आता है बेटा ना। और जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भी हेल्पफुल है।
थ्योरेटिकल केमिस्ट के लिए भी है, बायोलॉजिस्ट के लिए है, फार्माकोलॉजिस्ट के लिए है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट के लिए है, बायोफार्मासिस्ट के लिए है। ये सारे लोग जो हैं केमिस्ट पढ़ रहे हो ना बेटा, केमिस्ट हो या कोलॉजिस्ट हो या टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो, ये सब दवा के बारे में ही बताएंगे। और दवा के बारे में की केमिस्ट्री को जानना, हर चीज़। अच्छा, आप किसी की केमिस्ट्री को सुनते हो तो वो हर चीज़ पता चल जाता है आपको उसके बारे में। केमिस्ट्री पढ़ के आओ, किसी के बारे में केमिस्ट्री जानो, बोलते नहीं हैं, उसी तरीके से इसके बारे में दवा की सब चीज़ों को जानना ही इसका स्कोप है। अच्छा, स्कोप इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यह स्कोप क्या है उसका इंडस्ट्री में। ठीक, आपका सिलेबस का थर्ड टॉपिक यही तो है। तो कहता है ड्रग का डिस्कवरी करना, डेवलपमेंट करना। ड्रग डिस्कवरी कहाँ होता है? इंडस्ट्री में। डेवलपमेंट कहाँ होता है? दवा कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में। फिर बोलता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। अच्छा, आपको पता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन क्यों बोलता है? क्योंकि हम जब पर ड्रग का डिज़ाइन करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल मॉडलिंग से करते हैं, फार्मा मॉडलिंग से। वो कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर पे बड़ी बड़ी देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, क्वालिटी QSAR सब कुछ देख कर तब कंप्यूटर पे ही ड्रग का डिज़ाइन करते हैं। फिर ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री का डिवीज़न करना भी हम इंडस्ट्री में ही देखते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अलग डिपार्टमेंट रखते हैं, बल्क ड्रग डिवीज़न अलग, एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग। इसका मतलब बहुत सिंपल समझाऊंगी बेटा। जैसे तुम इंडस्ट्री जाओ तो इंडस्ट्री में हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, ड्रग डिवीज़न अलग करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग है, एश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है। तो वही चीज़ें कहता है कि ये सब चीज़ों का भी इंडस्ट्री में केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज करता है। अब आता है ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है ये करता है नॉलेज को अच्छा करता है, इम्प्रूव नॉलेज। किसका? आप किसी दवा को सिंथेसिस करना सीख जाओगे, आप आइसोलेट करना, आइसोलेट मतलब अलग करना, प्योरीफाई करना, हर चीज़ सीख जाओगे। फिर कहता है ये इम्प्रूव स्किल, ये स्किल को बढ़ाता है, हैंडलिंग करने का। कौन से स्किल को? हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, किसी केमिकल्स को कैसे उठाया जाता, कैसे रखा जाता, कैसे लिया जाता, कैसे प्रिजर्व किया जाता, किसी ग्लासवेयर को कैसे किया जाता, किसी इंस्ट्रूमेंट को, सब चीज़ें। प्रोवाइडिंग इंड्योरिंग एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर फॉर इंकरेज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को फैकल्टी को रिसर्च के लिए देता है, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की वजह से इंसान रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकता है, वरना नहीं जा सकता, आप सबको पता है। तो कहता है कि केमिस्ट्री की वजह से ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है इंसान को, स्टूडेंट हो चाहे वो फैकल्टी हो, कोई भी भैया हो, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। जैसे मैं हूँ या आप हो, आप एक बी फार्मा या डी फार्मा के स्टूडेंट हो, उस टाइम पे आप स्टूडेंट हो, लेकिन क्या ये नहीं आप कंप्लीट करके एक टीचर बनोगे ना। जब आप टीचर बनोगे, क्या आप PhD नहीं कर सकते? PhD करोगे ना, तो एक फैकल्टी भी तो रहोगे, लेकिन रिसर्च में आप काम कर रहे हो। तो वही चीज़ें कह रहा है। ट्रेन फैकल्टी, ये ट्रेन करता है फैकल्टी को हैंडलिंग करने के लिए, क्या? केमिकल्स को। एक अवेयरनेस बनाता है कि केमिकल से कैसे बचा जाए, हैजार्डनेस। ठीक है। प्रोवाइड स्टूडेंट विथ अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़, बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी सिखाता है केमिस्ट्री। स्किल रिक्वायरमेंट, और जॉब के लिए एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ केमिस्ट के लिए ये सिखाता है। फार्मास्यूटिकल, केमिकल और बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज ही होता है। तो ये तीनों इंडस्ट्री में स्टूडेंट को जॉब के लिए केमिस्ट सिखाता अच्छा खासा। ठीक। अब आता है एरर। अगला टॉपिक आपका क्या है? एरर और सोर्स ऑफ एरर। एरर क्या होता है? गलती। बेटा सुनो, आपसे कोई गलती होती तो एरर होता है। अब कहता है लेकिन इंडस्ट्री में या आप बोलो लेबोरेटरी में, तो केमिस्ट्री में तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, आप किसी चीज़ को मापते हो ना, उसका ट्रू वैल्यू और जो मेजर करके निकलता है वैल्यू, उसके बीच की दूरी की गैप को बोलते हैं एरर। एरर में इक्वल टू क्या था? ट्रू वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको 100 ग्राम देना था, ठीक, तो ट्रू वैल्यू क्या है कि मान लीजिए आपको 100 ग्राम चीनी किसी को देना है बेटा, तो आप 100 ग्राम जो देते हो वो ट्रू वैल्यू है। लेकिन आप तौलते समय कुछ गलती कर दो, तो 99 ग्राम आपने दिया या 102 दे दिया, तो जो उससे माइनस करके जितना बचता है, मेजर वैल्यू तो 99 हो गया,
अब वो निकलेगा तो एरर पता चल गया। मान लो आपने 100 और आपने इसको 99 ग्राम दे दिया, 1 ग्राम का आपने गलती किया है ना, वो 1 ग्राम एरर में आता है। तो कहता है ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू को निकाल दो, जो बचता है वो एरर होता है। ओके, अब आता है सोर्स ऑफ एरर। अच्छा, कहाँ से एरर, गलती होती कैसे है? तो देखो, इंडस्ट्री में हमें एरर कैसे पता चलता है कि आप कोई केमिकल को वेट करते हो बेटा, तो मान लीजिए आपको 5 ग्राम लेना है और आपने वेट किया तो कितना लिया, 4.9 ग्राम, कितना एरर आया वो पता करने के लिए एरर यूज होता है। अब इंडस्ट्री में एरर होता कैसे है कि आप बनाते हो 500 mg की दवा, लेकिन दवा बन जाती है 490 mg की, तो कैसे? कहता है ह्यूमन सोर्स। पहले तो ह्यूमन की गलती से, फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस और ग्लासवेयर से कुछ त्रुटि कर दो, या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कोई गलती कर दो, या कंस्टिट्यूएंट जो यूज करते हैं, डालते हैं जो चीज़ों को उसमें, या बनाते समय प्रोसीजर में ही कोई गलती कर दिया गया हो। पहला ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स क्या बेटा? द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन एनालिस्ट। जो एनालिस्ट होता है, मतलब जो बनाता है उस वक्त मेन होता है उसकी, वो पढ़ा लिखा हो, क्वालिफ़िकेशन उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस हो दवा के बारे में। हैज़ मेजर इम्पैक्ट ऑन एरर इन रिजल्ट। अगर वो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एरर होगा और ये ज़्यादा इफेक्ट देता है। इसीलिए तो कहता है ह्यूमन, जो इंसान दवा बनाएगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे कहता है इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, मान लो कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है बाई इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस इंसान द्वारा, द चांस ऑफ एरर आर मोर एज़ कम्पेयर टू सेम एक्सपेरिमेंट। तो एरर, गलती की चांसेस बहुत बढ़ जाती है, जबकि वही सेम एक्सपेरिमेंट को नॉर्मल इंसानों के जगह। अब बोलता है इंस्ट्रूमेंटल अपैरेटस एंड ग्लासवेयर से कैसे गलती होती है। इफ़ ऑल दैट यूज इन एनालिसिस इज़ ऑफ लो क्वालिटी, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो आप एनालिसिस करने के लिए, वो लो, हल्की क्वालिटी का हो, इंस्ट्रूमेंट हल्की क्वालिटी का हो और साफ़ सुथरा ना हो, अनकैलिब्रेटेड हो, तो एरर होगा ही ना, और एरर का चांस बढ़ जाता है। ठीक, अब बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंट कंडीशन कौन सा कंडीशन है? इफ़ एनालिसिस इज कैरिड आउट इन कंडीशन विच आर अनफेवरेबल, मान लो आप कोई सही कंडीशन पे नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन हो, उस जगह पे आप कोई दवा बनाते हो, मान लीजिए आपको दवा को, तो एरर होगा ही। मान लीजिए आप दवा ठंडी जगह का बनाना हो और आप गर्म जगह पे बना रहे हो, ठीक। ये मान लो कि आपको वैक्यूम चैम्बर के अंदर बनाना हो और आप खुले में बना रहे हो, समझ रहे बातों को बेटा? मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, आप जो जगह बना रहे हो उसमें अगर आप कोई गलती करते हो तो कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन एनालिसिस इफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक स्टैंडर्ड सॉल्वेंट। अब दवा बनाते समय आपको सॉल्वेंट, स्टैंडर्ड सॉल्वेंट या रिएजेंट ये सब यूज करते हो, और इसमें कोई गलती कर दो तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन एनालिसिस में एरर की वजह से एरर होना। जैसे यूज इन एनालिसिस आर नॉट डिज़ायर्ड क्वालिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट आप सामान डालते हो वो अच्छी क्वालिटी का, प्योरिटी ना हो, तो एरर होगा ही। तीसरा कहता है, पाँचवा कहता है प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज इन एनालिसिस। जो एनालिसिस के टाइम पे तुम प्रोसीजर बनाते हो वो वैलिडेटेड, सही नहीं हो। इफ़ वैलिडेटेड बट नॉट फॉलोड केयरफुली। अच्छा, वैलिडेटेड प्रोसीजर सही हो पर आप बनाते समय थोड़ा सा गलती कर दो, ध्यान ना दो, तो भी गलती हो जाएगी, तब भी खराब प्रोडक्ट खराब। तो अच्छा, ये पांचों की वजह से तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें एरर आता है, तो उसको मेजर करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एरर। तो दो तरीके का एरर होता है, एक सिस्टमेटिक, सिस्टम में कोई गलती हो जाए, और रैंडम, अचानक से पता ही ना चले क्या से। अच्छा, और सिस्टमेटिक मतलब किसी सिस्टम में कोई स्टेप्स में गलती जो करते हैं वो पता चल जाता है। जैसे पर्सनल, कोई इंसान खुद ही गलती करेगा तो उसे तो पता रहेगा ना कि मैंने गलती कहाँ किया है। प्रोपोर्शनल, कितना अमाउंट डालते समय हमने गलती किया। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट हमने सही से नहीं साफ़ किया तो हमारी गलती है ना ये। रिएजेंट, मान लो आपने जो रिएजेंट डालना था उसकी जगह कोई और डाल दिया। या कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर को अभी आपको समझा देते हैं, ये चीज़ें आप समझ गए हैं ना। कांस्टेंट एरर जैसे क्या कहता है कि इनडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर अमाउंट
but become less significant as magnitude increase. It's independent of magnitude measured amount. कांस्टेंट एरर कहता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है मैग्नीट्यूड जितना मेजर करते हो, ये डिपेंड नहीं किसी पे होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर अमाउंट बट बिकम लेस सिग्निफिकेंट और मैग्नीट्यूड इंक्रीज। मतलब ये एरर जो होता है ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। जब कभी किसी चीज़ को मेजर करते हैं अमाउंट को, कभी बहुत कम हो जाए या कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसी को कहते हैं कांस्टेंट एरर, बीच में ना हो, ठीक है। और मेथड एरर, जब मेथड के टाइम पे कोई गलती हो, जब मेथड बनाते वक्त एडिटिव कुछ और ऐड कर दीजिए, तो ये होता है। टाइप्स ऑफ एरर आपके में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये होता है। अब आप पढ़ेंगे तो बहुत नॉर्मल लिखा है, जैसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं, सिस्टम में कोई गलती हो जाता है मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, ठीक, यही सब है इसमें। अब होता है रैंडम एरर। रैंडम जो होता है वो इनडिटरमाइन, इंसान जान नहीं पाता है। रैंडम एरर जो है तो यूजली नॉट, ये पता ही नहीं रहता है। केयरफुली वर्किंग और अब टेकिंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग एरर, ये कैन नॉट एलिमिनेटेड बाई केयरफुल वर्किंग। इसे आप ना जान भी नहीं पाओगे, बहुत ध्यान से भी सोचोगे कि कहाँ से हुआ, नहीं पता चलता है। और ये बचाव जितना अच्छे से करोगे तो सही है। अगर रैंडम एरर होता भी है तो आप बहुत कम ही लोग जान पाते हैं कि एरर हुआ तो हुआ कैसे।